साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के चौपाल अंक में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का विषय है कृषि पर समसामयिक चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा कार्यक्रम सदैव कृषक भाइयों और बहनों के लिए होता है, जिससे आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान आप तक पहुंचाया जाता है। ऐसे ही विशेषज्ञ आज हमारे साथ हैं, जिसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद कुमार गोयल जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं, पौध प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में पदस्थ हैं। और दूसरे विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वेंकटेश्वर जल्लारफ जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ, कृषि प्रसार, कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जबलपुर में पदस्थ हैं। और सफल कृषक के रूप में आज हमारे साथ हैं श्री बने सिंह दांगी जी, जो कि एक जैविक कृषक हैं, ग्राम सेमरा दांगी, जिला सीहोर से। और मिलेट्स पर काम करने वाली आज हमारे साथ हैं आशा उइके दीदी जी, जो कि जिला स्तरीय पुरस्कृत हैं मिलेट्स के लिए। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर विनोद कुमार गोयल जी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की जो फसल है, खेती है, कई कृषक जो हैं उसको कम कर दिए हैं, कई जगह पर उसकी खेती कम हो गई है। तो कैसे कृषक पुनः उसमें विश्वास को जागृत करें, कैसे उन्हें उन्नत बीज की प्राप्ति हो, कैसे वह अच्छी से अच्छी दोबारा से सोयाबीन की फसल प्राप्त करें, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और जैसे आपने बताया कि समय के साथ सोयाबीन का एरिया कहीं ना कहीं कम हो रहा था, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मध्य प्रदेश एक सोया प्रदेश है और जैसे किसान भाई अधिकतर एरिया में सोयाबीन आज भी लगाते हैं और उनको कहीं ना कहीं मौसम में सडनली परिवर्तन कुछ समय से आप देख रहे हैं कि जून में बारिश नहीं हो रहा है, लेट जुलाई या फर्स्ट वीक में आपका मानसून आ रहा है, कभी कभी सितंबर अक्टूबर तक बारिश हो रही है। तो उसकी वजह से या अक्टूबर सितंबर लास्ट वीक और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल हो रही है, तो उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो इसलिए किसान भाई इन्हीं चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं एरिया इम्फेक्ट हो रहा था। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि एक उन्नत तकनीकी यूज़ करके, उपयोग करके, उन्नत किस्में चयन करके, जल्दी पकने वाली या मध्यम किस्म समय में पकने वाली किस्में चयन करके किसान भाई बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहता है। इसी पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि सबसे पहले किसान भाई अगर सोयाबीन की बात करो तो खुद का बीज उत्पादन भी घर पे कर सकता है, जिससे उसको महंगा बीज नहीं लेना पड़े। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि शुरू में बीज उत्पादन शुरू करे या कहीं से भी बीज ले, एक प्रमाणित स्रोत से ही बीज ले। उसके लिए आपका भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में बहुत सारी किस्में निकली है, आप वहाँ से बीज ले सकते हैं, या जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से जवाहर सोयाबीन की जवाहर सोयाबीन की JS 9560 से लगा के 9305 से लगा के 2029 है, 2034 है, 2069 है, 20116 है। और अभी लेटेस्ट में 3 वैरायटी रिलीज हुई है 2023 में, JS 2172, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। और अभी 2024 में 2 वैरायटी जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, JS 2212 और JS 2216, ये 2 अभी प्रमाणित हुई है। और इन वैरायटी या इन प्रजातियों की खासियत ये है कि यह बहुत सारी बीमारियों के प्रति और रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है और साथ में ये मध्यम समय में पकने वाली है। तो इसका उपयोग करके किसान भाई निश्चित तौर पर बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं ये विश्वास जो कम होता है उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान और जागरूकता की कमी होती है। तो जैसा ही डॉक्टर साहब ने बताया कि किस प्रकार से मौसम परिवर्तन अगर हो रहा है तो कैसे हमें भी कुछ परिवर्तनों को साधना होगा, जिससे जो हमें नुकसान हो रहा था वह हमारे फायदे में तब्दील हो जाएगा और हमें ऐसे नुकसान नहीं होंगे। डॉक्टर साहब वेंकटेश्वर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सूचना प्रसार का आज एक बहुत बड़ा योगदान पूरा विश्व देख रहा है, तो कृषि के क्षेत्र में भी सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रसार का क्या कार्य है, कैसे हमारे कृषक भाई बहन इससे लाभान्वित हो सकते हैं, उसके विषय में आप हमें बताएं। हाँ सर, जैसे किसान भाई सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक दशक से जो चेंजेस परिवर्तन हुए हैं, अगर पहले हम देखें तो कीपैड वाले मोबाइल थे, हमने एडवांस टेक्नोलॉजी ले आई, अभी स्मार्टफोन चल रहा है, एंड्रॉयड फोन चल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी भी उसी प्रकार होती है, क्योंकि जो दिन प्रतिदिन मौसम में चेंजेस आ रहे हैं उसके वजह से जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, किसान को जो नुकसान हो रहा है, उससे बचने के लिए कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा ऐप्स तैयार किए गए हैं जिसमें जानकारी रहती है ताकि वो अपनी फसल को बचा सके। जैसे अगर ऐप की बात करूं, मेघदूत है। मेघदूत एक ऐसी ऐप है जिसमें मतलब आगामी जो 7-8 दिन में जो मौसम की एक्टिविटी रहेगी उसके बारे में उसमें जानकारी रहता है। तो वहाँ से जुड़ के किसान जानकारी ले सकता है और अपने फसल को नुकसान होने से बचा सकता है। तो
इसका सूचना प्रौद्योगिकी यूज़ करने का मेन रीज़न ये है क्योंकि जो प्रसार कार्य करता है वो प्रसार कार्यकर्ता बहुत ही कम है। अगर देखा जाए तो एक प्रसार कार्यकर्ता पर ना 1000 किसानों का भार है, तो वो सभी को जागरूक नहीं कर सकता है। तो हम प्रसार, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसके माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों तक वो जानकारी है या टेक्नोलॉजी है उसको हम पहुंचा सकते हैं। तो सर, अगर उनको कोई कठिनाई आती होगी, कोई परेशानी हो रही है, तो उस एप्लीकेशन में कोई ऐसा कोई विंडो दी गई है कि वो अपना क्वेश्चन वहां पर प्रश्न अपना पूछ सकते हैं जिसका निराकरण उन्हें प्राप्त हो सकता है? हाँ, बहुत सारे ऐप्स में उसका फोरम दिया हुआ रहता है। अगर वहां से अगर समाधान नहीं होता है तो हर जिले में ग्रास रूट लेवल पे कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ साइंटिस्ट रहते हैं, उनके समाधान से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे कि हमने बात करी कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी, तकनीक हमारे जीवन को सरल बना रही है, ठीक वैसे ही कृषि को भी अब तकनीक सरल बना चुकी है। कि जैसे सर ने बताया कि मेघदूत करके जो एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपनी जो भी परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वहां पर आप उनका निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी वहां तकनीकों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी जिससे आपकी कृषि, आपके संयंत्र और भी अच्छा उत्पादन करके आपको प्रदान करेंगे। हम दांगी जी आपसे चर्चा करना चाहते हैं। आप एक बहुत पुराने जैविक कृषक हैं, काफी समय से आप जैविक खेती कर रहे हैं, तो आप अपने अनुभव के विषय में जैविक खेती के बारे में बताएं। और अगर आप हमारे विशेषज्ञ से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप उनसे जैविक कृषि के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जी, सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। मैं बन्ने सिंह दांगी, ग्राम पोस्ट सेमरा दांगी, जिला सीहोर का रहने वाला हूं। और साथियों, पिछले लगभग 8-10 वर्ष से मैं जैविक खेती कर रहा हूं। और जैविक खेती क्यों ज़रूरी है और आज समय की जैविक खेती के लिए क्यों मांग है, क्योंकि हमने देखा कि आज अस्पताल के अंदर चले जाइए, डॉक्टरों के पास में समझिए समय नहीं है और अस्पतालों में इतनी भयंकर भीड़ हो रही है। तो उन सब बातों पे विचार करते हुए हमने सोचा कि खेती, एक किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो शुद्ध खेती करके, जैविक खेती करके जो है और लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। डॉक्टर के पास में वो निदान नहीं है। बहुत बढ़िया। तो इसलिए हमने जहर मुक्त खेती, जैविक खेती करने की शुरुआत की। और आज वाकई जो है, जो लोग हमारा अन्न का प्रयोग कर रहे हैं वो वाकई स्वस्थ भी हैं और खुश भी हैं। इसलिए हम सभी किसान साथियों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि वो अपनी खेती में, अगर जिनके पास में लगभग अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो वो 1 एकड़ से इसकी शुरुआत करें। क्योंकि अगर वो पूरी अगर एकदम जैविक करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कठिनाइयों का हाँ, वो बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा उनके पास में जो जैविक खाद होता है वो खाद उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए 1 एकड़ से इसकी शुरुआत करें। और सबसे पहले जैविक खेती शुरू करने के लिए जो नरवाई होती है, नरवाई में आग लगाने बंद करें। अगर हम नरवाई में आग अगर लगाएंगे तो जैविक खेती नहीं कर पाएंगे, उसमें प्रदूषण भी होता है। बहुत सारी चीजें हम जानना चाहेंगे। वन्य सिंह जी, जो आप जैविक खेती कर रहे हैं तो सुना है इसमें कई बार लागत अधिक हो जाती है, तो इसमें लागत कम करने के लिए क्या आपने कुछ उपाय किए हैं, कुछ कदम उठाए हैं, उसके विषय में हमारे साथ? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है जी। तो सबसे पहला तो ये कि हमारी जब जैविक हम खेती करते हैं तो लागत हमारी बिल्कुल, हमारा जो घर में जैसे मान लीजिए अपना स्वयं का दूध है जी, तो दूध से हम जो है दही बना करके और उसमें एक तांबे का लोटा या तांबे की चम्मच में डाल दो जी, और उससे जो है आप 8 दिन के लिए उसको रख दो तो वो जहर बन के उसमें तैयार हो जाएगा जी। तो यूरिया का बहुत अच्छा विकल्प है। जो लोग यूरिया डालते हैं जी, तो उसको जो है आप खेतों पर छिड़काव कीजिए। और इसके अलावा जैसे जो लोग मतलब जैसे ज़्यादा खाद डालते हैं तो खाद के लिए उसमें जीव अमृत का प्रयोग करें जी। तो जीव अमृत बनाने के लिए बहुत कोई ज़्यादा मतलब उसकी कठिन विधि नहीं है। जीव अमृत बनाने के लिए 200 लीटर आप पानी मिलाइए। उसमें क्या करना है आपको, 20 लीटर गाय का गौमूत्र और उसमें जो है 10 किलो मतलब जो है कि उसमें गोबर डाल दें और 1 किलो उसमें जो है तालाब की मिट्टी डाल दें जी। और थोड़ा सा 250 ग्राम गुड़ डाल दें। उसको 48 घंटे या 72 घंटे उसको जो है एक डंडे की सहायता से चलाएं। इसके बाद में 1 एकड़ खेत में उसको 200 लीटर पानी मिला करके उसका छिड़काव कीजिए। आप देखिए इतना बेहतरीन उसका रिजल्ट मिलता है जी, जी, जी। तो कहीं ना कहीं किसान अगर जागरूक रहेगा तो उसको किसी प्रकार का खाद
और ये केमिकल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। पड़े। वाकई बहुत ही देखिए कितने सरल उपाय बने सिंह जी ने हमें बताए हैं कि किस प्रकार अगर इन उपायों को हम साधें तो कितना खर्चा बच सकता है। जहां हम बात करते हैं कि रासायनिक छिड़काव करने के लिए जिन्हें दवाइयां अधिकतर कहा जाता है, उनका छिड़काव करने के लिए कितना पैसा खर्च होता है, उसी के बिहाफ में देखिए आप देखें कितने सरल उपाय बने सिंह जी ने हमें यहाँ बताए हैं। कहा गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उन्होंने वो दृष्टि का इतना व्यापक स्वरूप बताया है कि उसी प्रकार से सृष्टि देखिए जिसे वो स्वस्थ देख पा रहे हैं, उन्नत कर पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे आशा उइके दीदी जी से। कहते हैं कि उड़ान के लिए पंखों की नहीं हौसलों की आवश्यकता होती है, ठीक ऐसे ही एक शक्ति स्वरूपा आशा उइके जी आज हमारे साथ हैं। दीदी हम जानना चाहेंगे कि आपको पुरस्कृत किया गया है, आप श्री अन्न पर कार्य कर रही हैं जिसे मिलेट से जाना जाता है, उसके विषय में आप बताएं कब से कार्य कर रही हैं, क्या आपका अनुभव है, कैसे आप महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, हमें साझा करें। नमस्ते किसान भाइयों को। मेरा नाम आशा उइके है। मैं ग्राम लुल्का, ब्लॉक ओबेदुल्लागंज, जिला रायसेन से। और सभी आप लोगों का धन्यवाद कि मुझे यहाँ अपने अनुभव शेयर करने का आप लोगों ने मौका दिया। हम लोग जो मिलेट्स का काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग नहीं जानते थे कोदो, कुटकी, रागी, सवा, कंगनी क्या होता है, कैसा होता है। हम लोगों ने जब मिलेट्स की शुरुआत की थी तो इस बहुत कम किसानों ने इसकी शुरुआत किया था। जब इसकी खेती किया तो बहुत कम किसानों की रुचि कम थी इसमें कि कहाँ। एक तो किसान ये सोच रहे थे कि इसको बोने से एक उनके माइंड में सेट था कि अगर हम कोदो लगा देंगे तो 3 साल फसल नहीं बो सकते। हाँ जी। फिर उनको जो केवीके से जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कोदो के बाद भी दूसरी फसल ले सकते हैं। नहीं तो जो बुजुर्ग थे उनने बता दिया था। तो गांव में होता है कि हम लोग जो फसल लगा देते हैं तो कोदो की, फिर उसको 3 साल तक कोई फसल नहीं लेते हैं। बिल्कुल। तो ज्ञान का अभाव कहीं ना कहीं व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक देता है। जो साथी जो हमारे विशेषज्ञ हैं वही ज्ञान की पूर्ति करके वो आगे ले जाते हैं। एक महिला के रूप में आपने कृषि में शुरुआत करी, काफी कठिनाइयों का आपका सामना करना पड़ा होगा, आप आगे बढ़े, आपको पुरस्कृत किया गया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इसके लिए हमें आगे बढ़ने के लिए तब तक का नहीं बढ़ते हैं आगे, तब तक हम उस चीज को प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं। गांव में रह के अगर कोई बताएगा कि हम ऐसा करेंगे, तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ती हैं, तब तक उसको महिलाएं प्रैक्टिकल नहीं देखती हैं। तो इसके लिए हमें गांव से बाहर निकलना पड़ा जी। हमारा जो गांव है विनेगा से 5 किलोमीटर अंदर है, जहां अभी तक रास्ता भी नहीं है, पैदल ही हमें आना पड़ता है। जी 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 बिल्कुल। तो वहाँ हम लोगों ने जब इसकी शुरुआत की है कोदो की, और मैंने जो मुझे पुरस्कार मिला वो लोगों को कृषि उन्नत कार्य करवाने के ऊपर ही मिला हैगा जी। तो लोगों को प्रेरित करती हूँ कि आप लोग कोदो की खेती करें। कोदो की खेती करने के लिए जब इसकी शुरुआत किए तो लोगों ने जब इसका लगाया जी। तो इसका जब उत्पादन हुआ 1 एकड़ पे 8 से 9 क्विंटल इसका उत्पादन हुआ। तो फिर जी। सभी को लगा कि अब इसको बेचे कहाँ। कोदो कोई जानता नहीं था, ना ही इसको मार्केट में ना तो हमें कोई जानता है और ना ही कोदो को कोई जानता है कि इसका प्रचार प्रसार कैसे करें जी, है ना, कौन हमसे खरीदेगा, ये बड़ी समस्या हो गई थी। तो धीरे धीरे जो विभाग, आपने कुछ इसके प्रसंस्करण भी किए हैं क्या कि कोदो कुटकी जो आप बता रहे हैं जिस प्रकार से मिलेट्स को, श्री अन्न को आगे बढ़ाया, तो उसके साथ ही आपने कुछ इसके प्रसंस्करण भी, कुछ दूसरे प्रोडक्ट भी बनाए जो लोगों ने हाथों हाथ लेना शुरू किए जी। हमने इसके साथ में कुछ की जो रॉ मटेरियल है इसको उसका एक मशीन खरीदी, इसके चावल निकाले। चावल को जो कि हार्ड होता है लोगों को बनाने में, कि अब इसको बनाए कैसे, लोगों को बनाना ही नहीं आता। बिल्कुल सही तो बात। कोई खरीदने में भी उनको दिक्कत की, अगर इसको लेके भी जाएंगे तो इसको बनाना तो आता ही नहीं। फिर हम लोगों ने कुछ इसके कुकीज बनाना शुरू किए, इसके बिस्किट का बनाना शुरू किया, रागी की मठरी बनाना शुरू किया और इसके लड्डू बनाने शुरू किए। और साथ ही हम लोगों ने इसके पोहे, कैसे आपने इसकी मार्केटिंग की, कैसे लोगों को आपके इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला और कैसे फिर आपने उन तक पहुंचाया, ये जानना चाहेंगे जी। इसका ऐसे पहुंचाए कि केवीके है, इन लोगों के जो भी जहां मेले लगते हैं जी, तो उनको पता था कि यहाँ पे कोदो हुआ है, जो कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों को जानते थे, जो भी अधिकारी थे, तो उनको पता था जहाँ मेले लगते थे वो हमारा वहाँ स्टॉल लगवा देते थे। तो स्टॉल के जरिए हम लोग वहाँ अपना प्रोडक्ट लेके जाते। तो ऐसे करके हमारा मार्केटिंग बढ़ा और ऐसे हुआ। बहुत बढ़िया।
जैसा कि साथियों हम जानते हैं हमारा देश हमारे अन्नदाताओं पर ही निर्भर है, उन्हीं पर खड़ा हुआ है। हमारे कृषक भाई हमारे देश की नींव हैं जो हमारे देश को मजबूती दे रहे हैं। देखिए कैसे एक महिला कृषक इतनी कठिनाइयों से निकलकर आगे बढ़ी और किस प्रकार से एक नया प्रयोग किया। कहना चाहिए बहुत पुराना ऐतिहासिक हमारी ये फसल है जिसको दोबारा उन्होंने एक परिचय दिया और उस क्षेत्र में जहां लोग हाथ नहीं डालना चाह रहे थे, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे, ऐसे क्षेत्र में वह आगे बढ़ी और उन्होंने सफलता प्राप्त की, जो हमें और कई महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं कि ऐसा नहीं है कि कृषि केवल पुरुष प्रधान है। आप महिला, आप शक्ति स्वरूपा हैं, आप भी प्रेरित कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर गोयल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे साथ में कृषक भाई हैं, इन लोगों को जो कठिनाइयां आती हैं कई बार जैविक खेतियों में, तो कैसे आपसे या विभाग द्वारा इनको सहायता प्राप्त हो सकती है कि कई बार मौसम परिवर्तन हो रहा है, कई बार चीज़ें ऐसी घट रही हैं कि कई बार प्रोडक्ट वैसा नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या आपके सुझाव रहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और एक बात मैं बताना चाहूँ, जैसे अभी आशा दीदी ने बताया जी कि इन्होंने कहाँ से शुरू किया और क्या कठिनाई आई और किस कठिनाई को या मार्केटिंग करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने कैसे मदद की। तो पहले तो मैं सबसे पहले यही सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आपके हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो आप सबसे पहले उनसे जुड़े रहिए, जिससे जैसे आशा दीदी आज आपके सामने एक सक्सेसफुल फार्मर के रूप में बैठी है, ऐसे आप भी वहाँ से जानकारी लेके एक सक्सेसफुल फार्मर बैठ सकते हैं। दूसरी बात आपने बताई है कि जैविक खेती में क्या कठिनाई आती है और कभी कभी अनुकूल क्वालिटी नहीं बन पाती। क्वालिटी बनती है, क्वालिटी जो भी जैविक खेती का फूड है वो क्वालिटी ही फूड है जी। बस उसका देखने का अपीयरेंस हो सकता है कि वो इतना शाइनिंग नहीं हो जैसे केमिकल फर्टिलाइजर का हो। तो इस चीज को सबसे पहले तो एक जागरूकता क्रिएशन करनी पड़ेगी समाज में कि जो जैविक खेती से बनाया प्रोडक्ट है, चाहे वो गेहूं है हो, चाहे वो इनका मिलेट्स हो, कोदो हो, कुटकी हो, रागी हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बिना फर्टिलाइजर यूज़ किए, पोटास फास्फोरस किए, केवल जैविक बायो प्रोडक्ट या जो पराली वगैरह है, स्ट्रॉ है, उसी को खेत में यूज़ करके उसको बनाया गया। तो हो सकता है वो इतनी चमक ना दे, लेकिन न्यूट्रिशन की बात करूं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन उसमें ज़्यादा है, नोट है आपकी चमक वाले। बिल्कुल, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन क्वालिटी उसमें ज़्यादा है, कंपेयर करना पड़ेगा, रिपोर्ट भी हो रहा है। और इसके बाई प्रोडक्ट जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट उनसे बिस्किट्स वगैरह बनाने लग गए हैं, तो इसके माध्यम से डेफिनेटली उसका मार्केट बढ़ेगा और बात करेंगे। वाकई सही कहा है कि कहावत है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप किसी को देखकर उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, आप केवल जो आपको चमकते दमकते हुए अन्न दिखाई दे रहे हैं, जरूरी नहीं वह स्वास्थ्यवर्धक हो। ऐसा ही डॉक्टर साहब ने बताया कि वह जागरूकता हमें पहुंचानी होगी कि अगर मिलेट्स या जैविक अनाज उतना चमकता हुआ नहीं दिख रहा है, इसका ये कदापि अर्थ नहीं है कि उसमें वो गुण नहीं है, उसमें गुण बहुत ज्यादा है। आपको जागरूक होने की आवश्यकता है और उससे जुड़ने की आवश्यकता है। बने सिंह जी, हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो आज के युवा हैं, कहीं ना कहीं कुछ युवा कृषि से दूर हो रहे हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे एक कृषि के क्षेत्र में अपने करियर को देख सकते हैं, भविष्य को देख सकते हैं, और जैविक कृषि कैसे उनके भविष्य को उन्नत बना सकती है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। देखिए, जैविक खेती करने के लिए सबसे पहले जरूरी है तो उसमें हमें पशुधन रखना पड़ेगा। हमें स्वयं अपना जो है गाय भैंस अगर हम रखेंगे जी, तो निश्चित रूप से, क्योंकि जैविक खेती के लिए हमें स्वयं का गोबर चाहिए, तो गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट भी तैयार करेंगे और कंपोस्ट खाद भी तैयार करेंगे। उसमें गौमूत्र की आवश्यकता होती है, तो इसलिए, और साथ में आम गुठलियों के दाम, उससे हमारे जो है खाद का निर्माण भी होगा। और रहा सवाल, उससे हमें दूध मिलेगा, तो दूध से पैसे मिलेंगे जी। अभी हमारे वर्तमान में जो है, मेरे पास में जो है 10 गाय हैं। 10 गाय से मतलब एक समय में 50-60 लीटर दूध हमारे पास हो जाता है, और दोनों टाइम का दूध हमारा जो है मतलब 120-110 के लगभग हो जाता है जी। तो हमें 4,000-4,500 रुपये डेली प्रॉफिट उससे हो जाती है। उसमें आधा अगर आप दाने का मेंटेनेंस का भी अगर निकालेंगे तो 2,000 रुपये की हमारी जो है लागत उसमें हमारी लग रही, और 2,000 रुपये हमें सूखे मिल रहे हैं। तो उससे हमारा अतिरिक्त खर्च चल जाता है, और जो हमारा खेती का पैसा होता है, खेती के पैसे से हम दूसरा काम कर लेते हैं जी। किसान अगर चाहेगा कि हम स्वयं खेती करके ही हमारा खर्च चलाएंगे तो वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए उसे जो है साइड बिजनेस के रूप में पशुपालन करना बहुत आवश्यक है। पशुपालन अगर वो नहीं करेगा तो जैविक खेती संभव ही नहीं है। इसलिए पशुपालन करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। आशा दीदी, हम आपसे जानना चाहेंगे भविष्य संबंधी आपकी क्या कोई योजनाएं हैं कि इस क्षेत्र में आपको और कैसे आगे बढ़ना है, कहां तक आपको अपनी पहुंच बनानी है, किस प्रकार से आपको उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ना है,
इसके प्रति आप क्या योजना बना रही हैं, कैसे और भी लोगों को आपको मिलेट्स के प्रति जागरूक करना है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारी जब कंपनी अगर किसानों से कोदो खरीद लेती है तो इसके ऊपर भी हमारा एक महासंघ बना है स्टेट लेवल पे, जो कि अलग अलग जिले की 10 कंपनियों को मिला के महासंघ बना है अपने यहीं भोपाल में। तो इसका मार्केटिंग में तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है भविष्य में। और भविष्य में मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मिलेट से जो पहले बोलते थे कि गरीबों का खाना है, लेकिन आज मैं कहना चाहूँगी कि ये अमीरों का खाना बन चुका है। गांव में जो किसान है वो स्वस्थ हैं, और जो हमारा अभी सर ने बताया था कि चमकता दमकता दाना, हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही है। हमें बहुत सारी जगह जब हमने स्टॉल लगाए थे तो वहाँ हमसे बोलते थे कि आपका इतना मटमैला सा क्यों है, कि और बाकी जगह तो बहुत वाइट आप कोदो मिलता है, बहुत अच्छा साफ सुथरा दिखता है, लेकिन आपका कोदो तो हमने उनको यही बताया कि ये खाने लायक है, जो हमारा कोदो है वाकई में ये खाने लायक है, और मेकअप नहीं किया है और इसमें जो तत्व हैं। तो बहुत बढ़िया। वाकई देखिए कि जैसा दीदी ने बताया कि किस प्रकार से पहले कहा जाता था कि जो श्री अन्न है, जिसे मिलेट्स कहा जाता है, कि वह गरीबों का खाना है, और आज के समय में जब उसकी पहचान हुई है, आज जो पढ़ा लिखा समाज जब वैज्ञानिक तौर पर यह जान रहा है कि वह कितना फाइबर युक्त है, कितना स्वास्थ्यप्रद है, तो आज उसे हाथों हाथ लिया जा रहा है। देखा, इसलिए कहा जाता है कि केवल चेहरा देखकर आप उसका गुण नहीं पहचान सकते हैं, हमें उसके विषय में जानना होता है, उसके बारे में हमें ज्ञान लेना होता है। इस प्रकार से हम जान पाते हैं कि कैसे वह हमारे लिए लाभप्रद है, हम स्वस्थ रह सकते हैं। जो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कई बार हमारे गलत भोजन पद्धतियों से हमें हो रहे हैं, अगर हम सही भोजन पद्धति को अपनाएं तो हम हर प्रकार के रोग से दूर हो सकते हैं। गोयल जी, हम जानना चाहेंगे कि चलते चलते संक्षिप्त में आप हमारे किसान भाई बहनों को कुछ ऐसा बताएं कि कैसे वो नई पद्धतियों से जुड़कर अपने उत्पादों को और भी अच्छा बाजार में ला सकते हैं, उसके बारे में जी। जैसे आखिरी में बताना चाहता हूँ, जैसे आशा दीदी ने मिलेट्स की बात की है और श्री अन्न की बात हो रही है, और 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। तो देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आपने आशा दीदी से ही सुन लिया और समझ लिया है कि मिलेट्स की मार्केटिंग भी है और रेट भी अच्छा मिल जाएगा, और एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो चुका है का आने वाले टाइम में और भी अच्छा रेट आपको मिलने लग जाए। सेकेंडली मैंने कहना चाहूँगा कि कभी कभी क्या उत्पादन को लेकर किसानों के मन में चिंतित आ जाती है कि उत्पादन कम मिला है, रेट अगर ठीक ठाक मिला है, तो साथ में अगर थोड़ा सा उत्पादन भी और बढ़ जाए तो किसान को बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाए। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि उन्नत किस्में, चाहे वो कोदो हो, कुटकी हो, रागी हो, अगर इसके साथ साथ अगर अच्छी उन्नत किस्मों को भी लगाएंगे जैविक विधि से, तो शायद और अच्छा उत्पादन आप लोगों को मिल जाएगा। साथ में आपको एक टोकना चाहूँगा, साथ में एक बात और मेरे मन में थी, और जो सर ने शुरू में कहा था कि परेली, जो पराली किसान जला देते हैं, और अभी टाइम मई का चल रहा है, तो इसलिए बात उठाना चाहता हूँ कि किसान भाई को पराली नहीं जलाना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि अगर जैविक खेती पे आना है तो पराली को ना जला, तो जी, तो यही मैं भी कहना चाहूँगा किसान भाइयों की पराली बिल्कुल नहीं जलाए। हाँ, ये चीज समस्या मैं समझता हूँ, किसान भाइयों की समस्या ये होती है कि अभी वो खरीफ की फसल की सोयाबीन की बुआई करेंगे, और अगर परेली अगर रहेगी, बीज स्टोर रहेंगे, तो उनको भी उनको सीड्रिल में की वजह से सोइंग में प्रॉब्लम आती है, इसलिए पराली जला देते हैं। लेकिन उसका सोल्यूशन यही है कि मैं बोल रहा, आप डिप्लॉइंग करिए, 3 साल में एक बार तो करिए, तो डिप्लॉइंग से आप पराली को दबा देंगे, तो जिससे जमीन की कंडीशन सुधरेगी, उसकी टेक्सचर सुधरेगा, और जमीन आपकी हार्ड नहीं होगी। और अगर आप डिप्लॉइंग इस साल किया, नेक्स्ट ईयर नहीं कर सकते, तो रोटावेटर से उसको रोटावेटर चला के छोटे छोटे चूल्हे कर दीजिए, जिससे आपको सोइंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी खेत की स्थिति सुधरेगी। बहुत धन्यवाद सर। वेंकटेश्वर जी, चलते चलते बहुत ही कम शब्दों में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे प्रौद्योगिकी के प्रति किसान जागरूक हो सकते हैं और कैसे उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक होने के लिए किसान को पहले जागरूक होना पड़ेगा जी। जैसे किसान सुविधा ऐप है, ठीक है, आपको बाकी कोई ऐप की आवश्यकता नहीं है। किसान सुविधा ऐप है जिसमें लगभग 22 प्रकार की सुविधाएं दी गई है। एक ऐप और है उमंग करके उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी योजनाएं हैं। और एक है किसान सारथी। किसान सारथी में क्या किया जा रहा है कि सही समय पर सही जानकारी मिले। यही काम पहले अपना किसान कॉल सेंटर करता था, बट वहाँ क्या है, एक्सपर्टाइज कम होने की वजह से, और केवीके में ज़्यादा एक्सपर्टाइज और इसमें ज़्यादा है, तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में उनको अवेलेबल हो पाएगी। बहुत बढ़िया।
जैसा हमने यहाँ पर जाना कि सही तकनीक का उपयोग कैसे आपको आगे बढ़ा सकता है, सही ज्ञान का होना कितना आवश्यक है, और अगर हम अपनी मूल जड़ों को ना भूलें, जैसे हमने बात की, बने सिंह जी ने बताया जैविक खेती के बारे में, आशा दीदी ने हमें दिखाया श्री अन्न की क्या उपयोगिता है, कैसे उसमें जुड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये सारी जानकारियां हमारे पास हों, हमें प्राप्त हों, तो हमें ऊपर जाने से, हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपका नाम बहुत ही आसानी से ऊंचाइयां छू सकता है। डॉक्टर गोयल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर वेंकटेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमारे साथ साझा की। दोनों ही सफल कृषक बने सिंह जी, आशा दीदी जी, आप दोनों ने बहुत ही बढ़िया हमें प्रोत्साहित भी किया, प्रेरित भी किया आगे बढ़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज के कृषि दर्शन अंक में इतना ही। कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।